चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। आज हम विलियम सरोयन की इस बेहद क्लासिक स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की ऐसी डीप डाइव करेंगे जो आपको आने वाले लिटरेचर एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी कर देंगी। यह सिर्फ दो मासूम बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि गरीबी, मजबूरी और ईमानदारी के बीच की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कश्मकश है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल कोर में बैठा है। सोचिए, क्या किसी घोड़े को सिर्फ थोड़ी देर चलाने के लिए चुपके से लेना चोरी है? खास करके तब जब आपका पूरा इरादा उसे वापस लौटाने का ही हो। यही वो सबसे बड़ी मॉरल दुविधा या नैतिक संकट है जिसका सामना 9 साल के आराम और उसके चचेरे भाई मुराद को करना पड़ता है। और यहीं से होती है इस शानदार कहानी की शुरुआत। अब चीज़ों को एकदम क्लियर और व्यवस्थित रखने के लिए ये हमारा आज का सिलेबस है। पहले हम मुख्य नैतिक संघर्ष को समझेंगे, फिर आर्मीनियन प्रवासी परिवार के क्या उसूल थे उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद मोराद और अंकल खुसरोव का कंपैरिजन, बाहरी दुनिया का सच्चाई को देखने का पक्ष, फिर घर के अंदर बनाम प्रकृति का प्रतीक्षावाद, और आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को समेटेंगे। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां बात आती है ईमानदारी और खुद की इच्छाओं के बीच के टकराव की। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, नैतिक सापेक्षवाद यानी मॉरल रिलेटिविज्म। एग्जाम में अपने आंसर में ये टर्म जरूर यूज कीजिएगा। दरअसल इन लड़कों को घुड़दौड़ का इतना ज्यादा शौक था कि उन्होंने अपने घुड़सवारी के मजे को ये कहकर सही मान लिया कि देखो, जब तक हम इस घोड़े को बेचकर पैसे नहीं कमाते तब तक ये चोरी थोड़ी ना है। उन्होंने अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से अपने नैतिक नियम खुद ही सेट कर लिए थे। उन्हें सच में लगता था कि उनका इरादा एकदम शुद्ध है। अब इन लड़कों की इस सोच को डीपली समझने के लिए हमें इनके परिवार के इतिहास और उनके प्रवासी उसूलों को देखना होगा। ये टाइमलाइन सच में बहुत कुछ क्लियर कर देती है। सोचिए, ये गिरोग्लिनियन कबीला पिछली 11 शताब्दियों से, जी हाँ 1100 सालों से अपनी पक्की ईमानदारी के लिए मशहूर था। फिर 1915 से 1917 के बीच उन्होंने अपने देश में भयानक नरसंहार झेला। वहां से जान बचाकर भागे और अमेरिका के कैलिफोर्निया में आकर बस गए। आज उनकी हालत ऐसी है कि वो बेहद गरीब हैं, कृषि क्षेत्र की भारी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में उनकी सदियों पुरानी ईमानदारी की प्रतिष्ठा ही उनकी आखिरी और सबसे कीमती दौलत है। इसीलिए चोरी के बारे में सोचना भी इनके लिए एक असंभव बात थी। और यहीं आती है एक और दिलचस्प चीज, अलग अलग पीढ़ियां इस गरीबी का सामना कैसे करती हैं। चलिए दो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को एक साथ आमने सामने रखने से कहानी का टेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक तरफ मुराद है, एकदम जोश से भरा, आज़ाद ख्याल और थोड़ा नियम तोड़ने वाला नौजवान। वो इस गरीबी के एहसास से बचने के लिए जानवरों और प्रकृति का सहारा लेता है। दूसरी तरफ है अंकल खुसरोव, एक भारी भरकम, कठोर इंसान जिन्होंने अपनी मातृभूमि खोने के गहरे दुख और इस लाचारी से निपटने का एक बड़ा ही व्यवहारिक बल्कि थोड़ा अजीब तरीका निकाल लिया है, हर परेशानी को बस पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। और इसीलिए उनका ये फेमस डायलॉग बार बार आता है, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इसे परीक्षा के लिए एकदम याद कर लीजिए। अंकल खुसरोव अपने इस तकिया कलाम का यूज हर उस चीज को खारिज करने के लिए करते हैं जिससे उन्हें दुख होता है। चाहे किसी का प्यारा घोड़ा खो गया हो या खुद उनके अपने ही घर में आग लग गई हो, उनका यही एक जवाब होता है। सुनने में शायद थोड़ा फनी या अजीब लगे, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं है, ये असल में उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयों के दर्द से बचाकर रखता है। चलिए अब देखते हैं कि भारी दुनिया इस परिवार को और इनकी सच्चाई को कैसे देखती है, खास तौर पर किसान जॉन बायरो की नजरों से। ये पॉइंट सच में माइंड ब्लोइंग है। कैसे एक परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा एक अदृश्य ढाल, एक इनविजिबल शील्ड का काम करती है। लड़के मानते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब जॉन बायरो, जिसका वो घोड़ा है, अचानक उन्हें पकड़ लेता है। वो किसान घोड़े के दांत तक गिनता है, उसे पूरी तरह पता है कि ये उसी का घोड़ा है, पर फिर भी वो उन लड़कों को चोर कहने से साफ इनकार कर देता है। वो अपने खुद की आंखों पर विश्वास करने के बजाय गारुग्लानियन परिवार की ईमानदारी के नाम पर विश्वास चुनता है। ये दिखाता है कि उस कबीले की रेपुटेशन समाज में कितनी शक्तिशाली थी। ठीक है, अब हम उन डीप लिटरेरी डिवाइसेस पर आते हैं जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स को जरूर समझने चाहिए। कहानी में इस वास्तुकला या आर्किटेक्चरल प्रतीकवाद पर गौर कीजिए, ये बहुत ब्रिलियंट है। कहानी में मौजूद आंतरिक जगह या स्ट्रक्चर्स, जैसे वो टूटा फूटा बांध जहां वो घोड़ा छुपाते हैं, वो दरअसल सामाजिक नियमों, बंदिशों और आर्थिक तंगी को दर्शाते हैं।
लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब वो बाहर प्रकृति में होते हैं, हरे भरे बागों में उस सफेद घोड़े के साथ, तो वो आज़ादी, यौवन और एंडलेस पॉसिबिलिटीज का प्रतीक बन जाता है। मुराद इन्हीं गरीब और बंधी हुए दीवारों से निकलकर नेचर की उस खुली आज़ादी को डेस्परेटली जीना चाहता है। अब इस पूरे डीप डाइव को एक जगह समेट लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए एक सॉलिड रिवीजन गाइड तैयार हो जाए। तो ये हैं आपके की टेकअवेज। पहला, नैतिक सापेक्षवाद के जरिए दिखाया गया ईमानदारी और इच्छा के बीच का टकराव। दूसरा, फर्स्ट पर्सन नरेशन, आराम की नज़रों से कहानी देखने से हम रीडर्स उसके आंतरिक संकट के प्रति डीपली सहानुभूति महसूस करते हैं। तीसरा, मुराद की जोशीली नेचर और अंकल खोसरों के दुख सहने के अजीब तरीके का कंपैरिजन। चौथा, कहानी का ऐतिहासिक संदर्भ, जहां एक प्रवासी परिवार के लिए उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी आखिरी और सबसे अहम पूंजी बन जाती है। और आखिर में, रिस्ट्रिक्टेड इंडोर स्ट्रक्चर्स और नेचुरल फ्रीडम के बीच का बिल्कुल साफ अंतर। यानी विलियम सरोयन की ये स्टोरी सिर्फ एक घोड़े की चोरी के बारे में नहीं है, ये प्रवासी परिवारों की कश्मकश और उम्मीदों की एक मास्टर क्लास है। जैसे ही हम इस बेहतरीन कहानी का अध्याय पूरा करते हैं, ये आखिरी सवाल जॉन बायरो के फैसले और उस लेगेसी के शक्ति का पूरा सार पेश करता है। क्या एक परिवार का नाम और उसकी प्रतिष्ठा आंखों के सामने दिख रही सच्चाई से सच में ज्यादा शक्तिशाली होती है? इस पर विचार जरूर कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को और करीब से समझने का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है।